तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपनी है क्या। हेडिंग लिखो, कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन having company is an artificial person having separate legal entity perpetual succession and a common seal। कंपनी में जो ओनर होते हैं इन लोगों को शेयर होल्डर्स या मेंबर्स बोलते हैं। तो बेसिकली कंपनी है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कानून की नज़र में एक अलग पहचान है। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि कंपनी मरती नहीं है कभी, ईयर आफ्टर ईयर। मालिक मर सकता है कंपनी का, लेकिन कंपनी नहीं मरती है। कई कई कंपनी 300 साल 400 साल 500 साल पुरानी है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कंपनी मर गई मालिक के मरने से। मालिक खत्म हो जाता है, कंपनी का कोई और जीएम बनता है, कोई और सीईओ बनता है, बीओडीज चेंज हो जाते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, कंपनी के सिग्नेचर होता है, एक सील होती है, उसको मोहर बोलते हैं, स्टैंप होता है, वो कंपनी का सिग्नेचर है। तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कंपनी पेपरों से बनाई जाती है, पेपर वर्क होता है कंपनी बनाने के लिए, कोई इंसान नहीं होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पे काम करना पड़ता है, उन कागज को पूरा करना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज होती हैं कुछ लॉ की, उनको पूरा करना पड़ता है और आपकी कंपनी बन जाती है। कंपनी में जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं ओनर या शेयर होल्डर, या आप उनको मेंबर कह सकते हो। ओनर, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स वो कंपनी में होते हैं। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड। जितने भी मेंबर होते हैं कंपनी के अंदर, उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस कि अगर मैंने किसी कंपनी में 10 लाख रुपए लगाया है, अगर मैंने किसी कंपनी में 10 लाख रुपए लगाया है, तो मेरी लाइबिलिटी वही 10 लाख रुपए होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर मैंने किसी कंपनी में 10 लाख रुपए लगाया है तो मेरी लाइबिलिटी 10 लाख रुपए ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स थे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। कहने का मतलब क्या है? उनको अपना घर बार प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा बिजनेस की लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो क्या है क्लास? मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कंपनी का नाम आता है, कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लिखा रहता है, XYZ लिमिटेड। ये लिमिटेड का मतलब क्या है क्लास? कि इस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब की जो लाइबिलिटी है वो क्या है क्लास? लिमिटेड है। देखो आज मैं पूरा बेसिक समझाऊंगा, पूरी थ्योरी, ताकि आपको कंपनी अकाउंट में कहीं दिक्कत ना। आपको पता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है और पहला चैप्टर हम खत्म करेंगे लगभग 7-8 दिन के अंदर। जब पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। सब लोग मन लगा के कंपनी अकाउंट्स पढ़ लो, यकीन मानो सिर्फ कंपनी में ही आप इतना श्योर हो जाओगे। 20 में से 18 17 15 नंबर तो सिर्फ कंपनी में ही लिया होगे आप। फिर बाकी 2 किताबें अलग हैं, उसमें जो स्कोर करना है वो आगे की बात है। तो कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। उनकी लाइबिलिटी, कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो है लिमिटेड, यानी कि आपको अपना घर बार बेचने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा बिजनेस में लगा है उतना ही आपका जाएगा। अच्छा सर, सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? कहने का मतलब क्या है? कानून की नजरों में कंपनी की एक अलग पहचान है। मैं एग्जांपल देता हूं। एक है साहब मुकेश अंबानी, सब जानते हो मुकेश अंबानी, और एक किस कंपनी के मालिक हैं?
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ध्यान रखना, एक रामू है, रामू, उसने रिलायंस में 100 रुपए इन्वेस्ट किया है। अब कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो सब आज देख लेंगे। तो रामू भी रिलायंस कंपनी का ओनर है, ये दोनों ही रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। रामू जो है वो भी मालिक है, मुकेश अंबानी भी रिलायंस कंपनी का मालिक है, दोनों। क्योंकि कंपनी का कोई एक ओनर नहीं होता, कंपनी के कौन होते हैं, शेयर होल्डर। तो रामू भी शेयर होल्डर है और मुकेश अंबानी साहब भी क्या हैं, ये भी शेयर होल्डर्स हैं। तो यानी कंपनी का कोई मालिक नहीं होता, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। फिर आज तक तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी, यही सुनते आ रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मुकेश अंबानी के पास रिलायंस का सबसे ज्यादा शेयर है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो 41%, यानी कि पूरी रिलायंस में जितना पैसा कैपिटल इक्विटी लगा हुआ है उसका 41% अकेला जो है वो मुकेश अंबानी का है। और रामू के 100 रुपए जो है वो 0.0000001% भी नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल में कई सारे लोगों ने 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए लगाए रिलायंस में, फिर भी वो रिलायंस का 1% शेयर नहीं खरीद पाए। सोचो, अगर कोई 10,000 करोड़ रुपए लगा रहा है फिर भी वो रिलायंस का 1% शेयर नहीं खरीद पा रहा है, मतलब कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा पैसा इसमें लगा हुआ है। ये सब शेयर वगैरह बाद में पढ़ेंगे, मैं भी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी का कोई मालिक नहीं होता, सब कंपनी के मेंबर होते हैं। हाँ, हालांकि यह है कोई बड़ा मेंबर है, कोई छोटा मेंबर है, समझ रहे हो बात को। मान लो कि एक पिज्जा मंगवाया मैंने जिसकी कीमत है 2,000 रुपए। अब इस पिज्जा को 20 लोगों ने मिलके मंगवाया है। जो ये पिज्जा किसका है, 20 के 20 लोग इसके मालिक हैं। किसी ने कम पैसा लगाया होगा, किसी ने ज्यादा, पर लेकिन इसके मालिक सब हैं। तो उसी तरीके से कंपनी के मालिक हर कोई होता है, कंपनी का मालिक कोई सिंगल ओनर कंपनी का नहीं होता। अभी मैं आपको डाउट का मौका दूंगा, एक बार मुझे समझाने दो, उसके बाद आपके सारे डाउट्स लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सुनो जरा, इस सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है। अब रिलायंस ने मुझे कोई सामान बेचा और वो मुझे गलत सामान बेचा, रिलायंस ने मुझे खराब सामान बेचा, उससे मेरी प्रॉपर्टी को या मुझे फिजिकली कोई नुकसान हुआ, तो मैं मुकदमा चलाऊंगा। तो मैं मुकेश अंबानी के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता डायरेक्ट, मैं किसके ऊपर मुकदमा करूंगा, रिलायंस के ऊपर। यानी कि मैं मुकदमा किस पे करूंगा, रिलायंस पे। केस किसके नाम से चलेगा, रिलायंस के नाम से, ना कि मुकेश अंबानी के नाम से। इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कानून की नजर में कंपनी की एक अलग अहमियत है, एक अलग पहचान है। तो मुकदमा कौन हारेगा, रिलायंस हारेगा या रिलायंस जीतेगा, लेकिन मुकेश अंबानी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है। इसी चीज को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। अगर ए और बी पार्टनर हैं तो मुकदमा ए और बी के नाम से ही चलेगा, ना कि उनके फर्म के नाम से। बात आ रही है समझ। तो कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कानून की नजरों में कंपनी की जो है पहचान वो अलग होती है। अगला है परपेचुअल सक्सेशन। अगर खुदा ना खास्ता कल को मुकेश अंबानी साहब नहीं रहे तो क्या रिलायंस बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। रिलायंस उसके बाद भी चलता रहेगा, उसके बाद भी चलता रहेगा, उसके बाद भी चलता रहेगा। यानी कि क्लास, इनकी डेथ होने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी ईयर आफ्टर ईयर चलती रहती है। कंपनी 100 साल से पुरानी है और इनसे पहले धीरूभाई अंबानी कंपनी को चला रहे थे, इनके फादर, वो नहीं रहे आज, लेकिन रिलायंस है। तो उसी तरीके से मुकेश अंबानी कल को अगर नहीं रहते तब भी रिलायंस जो है चलता रहेगा। और कंपनी का एक स्टैंप होता है जिसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है, ऊपर सिग्नेचर, तो इसको बोलते हैं क्लास कंपनी की ये मोहर है, यानी कॉमन स्टैंप। और कंपनी ने साइन कर दिया, मतलब कि स्टैंप मार दिया, यानी कंपनी ने उस पर सहमति जता दी। तो ये पूरा कंपनी है। कंपनी के टाइप्स की बात करें, देखो ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे अभी हम चैप्टर को इस तरीके से पढ़ लेंगे कि इसके एक एक न्यूमेरिकल अच्छे से बन जाए। फिर लास्ट में इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी है, लाइक रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंस, शेयर डिबेंचर के बीच का डिफरेंस, शेयर प्रीमियम पे इशू होगा तो क्या होगा, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूं ताकि आपसे इसके एक एक सवाल बन जाए और इसका एक एक क्वेश्चन बनाना है। आपको टारगेट हर एक बच्चों को लेकर चलना है, 20 में से 20 का टारगेट लेके चलो सिर्फ इस किताब में। और अभी इस किताब को मन धन तन लगा के पढ़ना, कुछ भी करके इस किताब में हमें स्कोर करना है, बहुत इजी है। और कमजोर बच्चों के लिए स्पेशली ये बुक मैं पढ़ाता हूं क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, आपके बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपनी कितने टाइप के होते हैं क्लास, दो। पहला प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी।
और हमें इस चैप्टर में किस कंपनी के बारे में बात करनी है क्लास? पब्लिक कंपनी के। इस चैप्टर में हम किस कंपनी की बात करेंगे? पब्लिक कंपनी के। सर प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, बता दो। देखो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जहां पे आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। आप पब्लिक से पैसा लेकर बिजनेस नहीं कर सकते। सर पब्लिक मतलब आम जनता, कोई भी आम जनता, उससे पैसा नहीं ले सकते। आप अपने रिश्तेदारों से लो, अपने एम्प्लॉयज से लो, अपने डायरेक्टर से लो, अपने जो कंपनी के लोग हैं उनसे लो, लेकिन आप किसी आम जनता से पैसा लेकर बिजनेस नहीं कर सकते। आपको अपनी प्राइवेट कैपिटल को लगानी पड़ेगी। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि आप किसी भी आम जनता से पैसे ले सकते हो। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जहां पे आप किसी भी आम जनता से पैसे कलेक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक कंपनी। कोई भी कंपनी के नाम के आगे अगर आपने देखा हो प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है तो वो प्राइवेट कंपनी है, और नाम के आगे खाली लिमिटेड लगा हुआ है तो पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 200 मेंबर। लेकिन पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? अनगिनत, यानी कि अनगिनत नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे आप आम जनता से पैसे लेके बिजनेस करते हो, यहाँ पे आप आम जनता से पैसे नहीं ले सकते। प्राइवेट कंपनी में आप शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन पब्लिक कंपनी में आप शेयर इशू नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है प्राइवेट कंपनी के बारे में और पब्लिक कंपनी के बारे में। अब हम पूरा प्रोसेस समझते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, किस तरीके से अकाउंटिंग चलता है। पहले मुझे यहाँ तक आप लोग बता दो, अगर किसी को कोई डाउट है एक एक करके क्लास आप चैट पे या क्लास ऑरली आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट किसी को है, फिर हम आगे चलेंगे। सर मेरा डाउट है कि सर ये जो हम होता है कि अगर कोई कंपनी का हमने मतलब केस करना है अगर, हाँ हाँ, तो सर हम उस पे केस करेंगे तो फिर तो गुडविल जो उसका ओनर मतलब ओनर तो नहीं, मुकेश अंबानी जैसे है, उसके भी तो गुडविल और दूसरे। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। बट क्या डायरेक्टली आप मुकेश अंबानी को घसीट के ला सकते हो कोर्ट में? नहीं ला सकते। हाँ लेकिन ये बात सच है सर, रिलायंस बर्बाद होगा तो कौन बर्बाद होगा? मुकेश अंबानी। सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला? रिलायंस में रामू का पैसा लगा है 100 रुपए और मुकेश अंबानी का लगा है 5 लाख करोड़ रुपए। तो ज्यादा झटका किसको लगेगा? रामू को क्या लगेगा, 100 रुपए गए तो गए, पर नुकसान तो मुकेश अंबानी को होगा। इनडायरेक्टली उस पर असर आएगा, लेकिन डायरेक्टली आप मुकेश अंबानी को क्लेम नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ। सर जैसा आपने सर बोला था कि सर वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है सर, उसमें शेयर्स तो इशू नहीं हो सकते ना, आपने बताया था। क्यों शेयर इश्यू नहीं हो सकते? शेयर तो इश्यू हो सकते हैं। कंपनी को जब पैसा चाहिए होगा, कंपनी पब्लिक से पैसे ले लेगी। वो सब प्रोसेस समझाऊंगा अभी आपको, कैसे पब्लिक से पैसा लिया जाता है, पब्लिक क्यों इन्वेस्ट करती है, सब कुछ। आज 1 घंटे की क्लास में सिर्फ थ्योरी कराऊंगा और कुछ एंट्रीज दूंगा याद करने के लिए। सर प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनी से सर शेयर इशू कर सकते हैं? शेयर इशू दोनों कंपनी कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने खास लोगों से पैसा लेगी, लेकिन पब्लिक कंपनी में हम आम जनता से भी पैसे ले सकते हैं। लाइक तुमको कल को कोई बिजनेस करना है तो तुम पैसा किससे लोगे? पापा से, रिश्तेदारों से, अपने अपने दोस्तों से। क्या तुम किसी भी राह चलते आदमी से पैसे ले लोगे? नहीं ले सकते। प्राइवेट कंपनी ले सकती है, पब्लिक कंपनी में ले सकते हैं। सर प्राइवेट में लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है? दोनों में लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। अगर पब्लिक से भी पैसा लिया है तो पब्लिक से पैसा जो आपने लिया है वो भी मतलब कि लिमिटेड लायबिलिटी है। और कोई डाउट क्लास? सर जो शेयर होता है वो ओनर के पास 51% होता है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर इनके पास होता है ना, ओनर के पास। देखो ओनर एक्चुअली होता ही वही है एक तरीके से जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर है। सीधी सी बात है, हम उसको ही मालिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ना बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मैं आपको समझा दूं कि जो ओनर है वही डिसीजन ले सकता है। इसमें वोटिंग होती है, वोटिंग। जैसे देखते हो ना, बीजेपी जो चाहे अपना कर लेती है, जो भी उसका मतलब एम होता है वो कर लेती है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो उस पर उठा। क्यों? क्योंकि उनके पास वोटिंग ज्यादा है, बस इसीलिए। तो जो ओनर होता है उसके पास शेयर ज्यादा है तो वोट राइट ज्यादा है। जब वोट राइट ज्यादा है तो वो जो चाहेगा वही होगा ना। जियो लाना है तो मुकेश अंबानी बोलेगा वही होगा। क्यों? उस पर वोटिंग ज्यादा है। लोग अगेंस्ट कैसे जाएंगे? उनके पास कम वोट है। सर 51% ऑफ शेयर रहती है ना ओनर के पास। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि 51% ओनर रहता है। मुकेश अंबानी के पास 51 से भी कम परसेंट, लेकिन फिर भी वो ओनर ही माना जाता है। 51 और 76, इसका ये रूल है क्लास कि 51% अगर आपके पास है तो जाहिर सी बात है 50% से ज्यादा मेजोरिटी आपके पास हो गई। समझ रहे बात को? 50% आधे से ज्यादा। क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 में 3 बच्चे बोलते हैं सर कंपनी पढ़ा दो, 2 बच्चे बोलते हैं पार्टनरशिप पढ़ा दो, कंपनी पढ़ाई जाएगी क्योंकि ज्यादा लोग तैयार हैं।
तो इसीलिए हम मालिक बोल देते हैं, लेकिन मालिक वो भी है जिसके इसने 1 रुपए भी लगाया है। मालिक हर कोई होता है, लेकिन इस सिचुएशन में इनकी चलती है, इसलिए हम इनको मालिक बोल देते हैं कि भाई 51% है, मतलब आधे से ज्यादा। लेकिन असली मालिक वो होते हैं जिनके पास 76% शेयर होते हैं। क्योंकि देखो कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पे 50% की वोटिंग देखी जाती है, कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पे 75% की वोटिंग देखी जाती है, मतलब 3/4 वोटिंग देखी जाती है। तो जो 51%, जो 76% है, उनके पास ज्यादा शेयर है, इसलिए हम उनको मालिक बोल देते हैं बस, और इससे ज्यादा कोई मैटर नहीं है इसमें। पर मालिक हर कोई होता है कंपनी में, बस जिसके ज्यादा शेयर हैं लोग उसका नाम याद रखते हैं बस, और कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, अभी मोदी जी ने बोला कि पीएम केयर फंड में दान करो, बहुत सारे लोगों ने दान किया, मे बी आप में से भी बहुत सारे लोगों ने दान किया होगा, मैंने भी दान करा, मेरे रिलेटिव ने भी दान करा, और बहुत सारे लोगों ने भी दान करा। लेकिन नाम किसका आया? नाम सिर्फ अमीर लोगों का आया। क्यों? उन्होंने ज्यादा दान करा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ उन्होंने दान करा है, दान तो और लोगों ने भी करा है। तो ये वाली बात है। चलो खैर, ये सब तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। अब हम आगे चलते हैं, सब लोग जरा अच्छे से समझो क्या है प्राइवेट कंपनी, क्या है पब्लिक कंपनी, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कंपनी क्या है आखिर, मतलब है क्या सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं शेयर्स। शेयर क्या बोलते हैं? शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की जो कुल पूंजी है, टोटल कैपिटल है, शेयर कैपिटल, उसका सबसे छोटा हिस्सा जो है वो शेयर कहलाता है। मैं समझाता हूं कैसे। मान लो एक कंपनी बनी जिसका नाम मान लेते हैं XYZ लिमिटेड है, और ध्यान रखना हम यहाँ जो भी बात करेंगे पब्लिक कंपनी की बात करेंगे, प्राइवेट कंपनी का हमको सिलेबस में पढ़ना नहीं है अकाउंटिंग, हमें पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब ये कंपनी है, तो इन्होंने सोचा कि यार हमको बिल्डिंग बनवाना है, बिल्डिंग के बाद मशीन चाहिए, कुछ लैंड चाहिए, कुछ एम्प्लॉय चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कुछ लीगल वर्क होगा, कागज के काम होते हैं, मतलब एडवोकेट वगैरह, इन सब में कोर्ट कचहरी में पैसा लगता है, लॉ वगैरह, इन सबको मेंटेन करने में मुझे चाहिए 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए। अब ये XYZ जो है ये टोटल 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग। 10 लोग ने क्या किया? 10 लोग ने क्या किया? 10-10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। 10 लोगों ने 10-10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। ओके, कितने रुपए बन गए? 1 करोड़ रुपए। ओके, अब इन्होंने कहा यार 1 करोड़ रुपए तो हमने जुटा लिए, अभी हमें और कितना चाहिए? 9 करोड़ रुपए। हमको 9 करोड़ रुपयों की और जरूरत है अभी। तो हम एक काम करते हैं, हम 9 करोड़ रुपए पब्लिक से ले लेते हैं, मतलब हम खुद नहीं कर सकते, हम किससे पैसे लेंगे? पब्लिक से। तो सुनना बात को, इस 10 करोड़ को 10 रुपए से डिवाइड दे दिया। किससे डिवाइड दे दिया? 10 रुपए से। अब आपकी मर्जी, आप 10 से डिवाइड दो, 11 से डिवाइड दो, 12 से, 20 से, 50 से, 100 से, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए किससे डिवाइड दे देता हूँ? 10 रुपए से। तो ये कितने करोड़ बन जाएगा? 1 करोड़। तो कंपनी क्या करती है? 1 करोड़ शेयर, कितना बनता है क्लास? 1 करोड़ शेयर इशू करेगी। 1 करोड़ शेयर इशू करेगी। एक की कितनी कीमत है? 10। तो कंपनी कितने रुपए इकट्ठा कर लेगी? 10 करोड़ रुपए। क्लियर है यहां तक? तो कंपनी 1 करोड़, यानी कि वो जो पूरा 10 करोड़ है ना, उसका छोटा छोटा हिस्सा कर देगी। और सबसे छोटा हिस्सा कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। तो इसको बोलते हैं शेयर। और ये जो 10 रुपए है शेयर की, इसको बोलते हैं शेयर की फेस वैल्यू। ये जो 10 रुपए है ये क्या है क्लास? शेयर की फेस वैल्यू है। ये 10 रुपए है ये शेयर की फेस वैल्यू। अकाउंट्स में हम इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट में जाएं, लॉ पढ़ें, तो लॉ में इसी को बोला जाता है नॉमिनल वैल्यू। और ये 10 करोड़ की जो पूंजी इकट्ठा होगी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? शेयर कैपिटल। और ये 1 करोड़ क्या है? नंबर ऑफ शेयर है। यानी बात को समझना, कंपनी बन के तैयार होगी 10 करोड़ रुपए में। कंपनी बन के तैयार होगी 10 करोड़ रुपए में। तो हम 10 करोड़ रुपए का छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, और उसमें से जो सबसे छोटा टुकड़ा है शेयर कैपिटल का, वो 10 रुपए का है। अब रामू के पास 10 रुपए हैं, तो वो रिलायंस का 1 शेयर खरीद सकता है, या फिर एक XYZ कंपनी हमने माना है, तो वो XYZ का 1 शेयर खरीद लेगा, तो वो 1 शेयर का मालिक हो गया। यानी कि XYZ कंपनी में 1 शेयर किसका है? रामू का है। ठीक है,
अभी रामू के बाद है मोहन। मोहन कंपनी के 10 शेयर खरीदता है तो उसे कंपनी को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपए। सोहन कंपनी के 1 लाख शेयर खरीदता है तो उसे कंपनी को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 लाख रुपए। संजू कंपनी के 1 करोड़ शेयर खरीदता है तो उसे 10 के भाव से कितना देना अच्छा 1 करोड़ तो नहीं खरीद सकते, 10 करोड़ ही है, हम 10 लाख मान लेते हैं इसको, ठीक है। 10 लाख शेयर खरीदता है तो 10 लाख की कीमत 10 के हिसाब से कितने रुपए दे देगा वो? 1 करोड़ रुपए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, शेयर की एक छोटी सी वैल्यू रखी जाती है, जिन लोगों को कंपनी में जितने शेयर खरीदने होते हैं वो कंपनी को उतने रुपए दे देते हैं। अगर मुझे 1 शेयर खरीदना है तो मैं कंपनी को 10 रुपए दूंगा, अगर मुझे 2 शेयर खरीदना है तो मैं 20 रुपए दूंगा, मुझे 100 शेयर खरीदना है तो मैं 1000 दूंगा, 1000 खरीदने हैं 10,000, लाख खरीदने हैं 10 लाख, और अगर मुझे पूरे 1 करोड़ शेयर खरीदने हैं तो मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, फिर मालिक मैं ही बन जाऊंगा। और मालिक बन गया तो सारे डिसीजन मेरे, क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ डिसीजन जो होगा वो मेरा होगा। तो इस तरीके से लोग कंपनी में पैसे लगाते हैं और कंपनी के पास एक मोटी रकम जुड़ जाती है। अब इस मोटी रकम से कंपनी क्या करेगी बताओ? कंपनी इसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी ये सब खरीदेगी, और फिर हर साल कंपनी क्या करेगी? मुनाफा कमाएगी, और उस मुनाफा का छोटा सा हिस्सा किसको बांट देगी? पब्लिक को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। यानी प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा जो पब्लिक को बांट दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का एक अंश। देखो सारा प्रॉफिट बांटेंगे तो ग्रोथ कैसे करेंगे? तो प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से उसको बांट देते हैं, और बाकी सारा पैसा अपने पास रखे रहते हैं, कल को लैंड, बिल्डिंग, मशीन और खरीदते हैं, ग्रोथ करते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर और ज्यादा कमाएंगे, फिर थोड़ा हिस्सा बांट देंगे, और ऐसे करते करते कंपनी चलती है। अब एक सवाल कि सर ठीक है, XYZ ने तो आम जनता से पैसा कलेक्ट कर लिया, कुछ अपना लगाया, कुछ आम जनता से पैसे कलेक्ट कर लिए और इस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये राम इस कंपनी के शेयर खरीदेगा क्यों? बात को समझना। मान लो कि मैं मान लेता हूं रामू, ठीक है, या राम मान लेते हैं। राम ने कंपनी के 1 लाख शेयर खरीदे, 1 लाख शेयर खरीदे आज, मान लेते हैं 6 अगस्त को, ठीक है, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। तो राम ने कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए? 10 लाख रुपए। 1 लाख शेयर खरीदे किसके? XYZ कंपनी के। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो राम ने कंपनी में कितने रुपए लगा दिए? 10 लाख रुपए। क्लियर है यहां तक? अब राम ना 1 हफ्ते बाद, 7 दिन बाद ऑनलाइन चेक करता है तो शेयर की कीमत 10 से बढ़कर क्या हो गई? 11 हो गई। यानी क्लास शेयर की जो कीमत है वो बढ़ती घटती रहती है। तो अगर ये राम देख रहा है 7 दिन बाद, अरे वाह, जो शेयर मैंने 10 के भाव से खरीदा था वो तो 11 रुपए का हो गया, तो राम तुरंत ही इसको सेल कर देता है, तुरंत ही। क्लास शेयर खरीदना और बेचना ना मिनटों का काम है, आपको ऑनलाइन बटन पे क्लिक करना होता है और आप शेयर को खरीद लेते हो। तो राम ने 1 लाख शेयर 11 के हिसाब से उसको तुरंत बेच दिया, तो राम को कितने रुपए अकाउंट में आ गया? 11 लाख रुपए। मुझे बताओ 7 दिन में राम ने कितने रुपए कमा लिए? 1 लाख रुपए। इसीलिए राम कंपनी में इन्वेस्ट करता है। कहने का मतलब यह है, कंपनी में वही इंसान इन्वेस्ट करता है जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज होती है, जो ये सोचता है कल को शेयर अगर बढ़ेगा तो मुझे फायदा होगा। अब इसका एक डीमेरिट भी है, क्या देखो, कल को अगर शेयर 11 की जगह, सर अगर कल को शेयर 11 की जगह 9 रुपए हो गया तो फिर तो उसको 1 लाख का घाटा हो जाएगा, लेकिन तब राम बेचेगा नहीं ना उसको, तब क्यों सेल करेगा? अगर उसको लग रहा है उसका प्राइस कम चल रहा है तो वो क्यों बेचेगा? ये सेम टू सेम गोल्ड की तरह है। जैसे मान लो आपके घर पे 1 किलो सोना रखा है, तो अभी सोने की कीमत ज्यादा है तो आप बेचोगे तो फायदा होगा। कल को अगर सोने की कीमत कम हो जाएगी तो आप गोल्ड क्यों बेचोगे? आप बेचोगे नहीं, आप वेट करोगे। तो आपने वेट किया, लेकिन वेट करने के बाद फिर पता चला कि 1 महीने बाद ये 8 रुपए का हो गया। आप डर गए, आपने बोला यार काश मैंने पहले बेच दिया होता तो सही था 9 के भाव से, अब तो ये 8 रुपए हो गया, कंपनी क्या करेगी? कंपनी अच्छे से काम ही नहीं कर रही है। आपने बोला चलो यार वेट करते हैं, धैर्य रखो, कल को ये बढ़ेगा। फिर कल को 7 रुपए हो गया, आपका धैर्य टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आपको लगेगा यार काश पहले मेरे दोस्तों ने बोला था कि बेच दे, मैंने बेचा नहीं, अब मैं बेच देता हूं इसको। तो आपने इसको सेल कर दिया कितने में? 7 लाख में।
और आपको कितना घाटा झेल लिया आपने? 3 लाख में। और जैसे ही आपने बेचा, आपने 15 दिन बाद चेक किया तो ये 12 रुपए हो गया रेट। यानी कि शेयर का रेट अप एंड डाउन होता रहता है। दुनिया का कोई भी इंसान, ना कोई कंपनी जानती है कि शेयर का रेट कब बढ़ेगा कब घटेगा। ये सट्टेबाजी की तरह, कुछ नहीं पता कब शेयर मार्केट डाउन हो जाए, कब शेयर मार्केट अप हो जाए। अभी कोरोना काल के चक्कर में शेयर मार्केट बहुत डाउन हो गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया लोगों का शेयर मार्केट में डाउन होने की वजह से। सोचो, अगर किसी ने 10 करोड़ शेयर खरीदे हो, 10 के हिसाब से 100 करोड़ रुपए लगाया हो, कल का उसका शेयर कुल 5 रुपए का रह जाए तो ये 100 करोड़ कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 50 करोड़। सोचो 50 करोड़ का घाटा हो गया इस इंसान को, बचेगा ही नहीं जिंदा ये तो कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट में अप एंड डाउन होता रहता है, कोई नहीं जानता कब बढ़े कब घटेगा। और जो लोग इसके ऊपर पूरी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टॉक मार्केट का कोर्स करते हैं, पूरी नॉलेज लेते हैं, उनको आइडिया होता है। दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक नाम है वॉरेन बफेट, अगर आपने कभी नाम सुना हो। यस सर, उसका पूरा वॉरेन, शेयर, उसका बिजनेस कुछ नहीं है, वो शेयर से ही हाँ, उसका पैसा हुआ तो है। ये सारा का सारा काम ये करते हैं दुनिया में शेयर हाथ मार्केट से। वॉरेन बफेट सेकंड टाइम के अमीर आदमी बने थे एक टाइम पे दुनिया के। सोचो, वर्ल्ड के मुकेश अंबानी साहब कुछ नहीं है इनके आगे एक टाइम पे। तो ये सेकंड जो रिचेस्ट पर्सन बने, ये शेयर मार्केट की वजह से बने। तो यहाँ पे शेयर मार्केट की पुख्ता नॉलेज अगर आपको होगी तो आपको अंदाजा रहेगा कि यार अगर मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं तो ये मेरा शेयर बढ़ सकता है। लोग क्या करते हैं, दिन भर टीवी के आगे बैठे रहते हैं, एनडीटीवी, सीएनबीसी बिजनेस चैनल देखते रहते हैं कि कब शेयर का मार्केट अप होगा कब डाउन होगा, देखते रहते हैं। और उनको इतनी नॉलेज हो जाती है ना कि वो भविष्य बता सकते हैं। 100% नहीं सही बताते, लेकिन हाँ इनको आइडिया लग जाता है यार इस कंपनी के शेयर सस्ते में खरीदो और महंगे में बाद में बेचो। और पागल इंसान वो होता है जो महंगे में खरीद के सस्ते में बेचता है। ठीक है क्लास, अगर आप शेयर को बेच दोगे फिर आपके पास तो मालिक का हक है ही नहीं, फिर आपको डिविडेंड क्यों मिलेगा? आपने जिसको बेचा उसको डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो ये होता है शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं। अगर मान लो आपने सुबह पैसा लगाया, क्लास शेयर मार्केट सुबह जो है 9:30 पे ओपन हो जाता है, मंडे टू फ्राइडे वीकडेज पे। आपने सुबह 1 लाख रुपए लगाया, शाम तक आपके 1,25,000 हो गए। तो क्या बुराई है यार, एक दिन में कितना कमाया आपने? 25,000। यहाँ 25,000 आपको महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपने एक दिन में 25,000 कमा लिया। लेकिन ये पॉजिटिव साइड है, ये सुनने में अच्छा लगता है कि बढ़ गया, लेकिन ध्यान रखना आपका 1 लाख रुपए जो है वो घट के 10,000 भी हो सकता है, और 1 लाख रुपए घट के 0 भी हो सकता है। लेकिन 1 लाख रुपए घट के माइनस में कभी नहीं हो सकता। आप क्या समझे? मतलब आप मतलब ये समझे कि सर अगर मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए तो मेरा हद से हद कितना डूबेगा? 1 लाख रुपए डूबेगा। इसीलिए तो कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लगा रहता है कि मेरा 1 लाख रुपए लगा है तो मेरा लिमिट है भैया, 1 लाख रुपए पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन मुझे घर बार नहीं बेचना पड़ेगा, मुझे ज्वेलरी नहीं बेचनी बहुत पड़ेगी रिस्क घर में। बेयरिंग है। क्लास क्लियर हुआ? क्लास लोग शेयर क्यों खरीदते हैं? तो ये यस सर। पूरा का पूरा होता है शेयर मार्केट में, इस तरीके से काम चलता है। लेकिन आप शेयर तभी खरीद पाओगे जब आप 18 साल से ज्यादा की एज हो आपकी, और आपका एक बैंक अकाउंट हो, और आपका एक पैन कार्ड हो, तभी आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे आगे सब बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन कभी भी लालच में आके कोई भी इन्वेस्ट मत कर देना कभी भी, क्योंकि क्लास अगर आपको पक्की नॉलेज नहीं होगी तो आपका पैसा बढ़ने की जगह घट जाएगा और आपका पैसा डूब सकता है। तो ये बहुत सारी क्लास, ये छोटे बच्चों का काम नहीं है क्लास, पूरी स्टडी होती है, पूरा कोर्स होता है। कोई प्रोफेशनल, कोई भी ऐरा गैरा इंसान आपको नहीं सिखा पाएगा स्टॉक मार्केट। जैसे मैं कल को बोलूं कि भैया कि मैं स्टॉक मार्केट सिखा दूंगा आपको, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी करा देता है। प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। जैसे झुनझुनवाला है, ठीक है, आपने इंडिया में राकेश झुनझुनवाला शायद नाम है, तो वो इंडिया के वॉरेन बफेट हैं। यानी उनको प्रॉपर नॉलेज है इंडिया में शेयर मार्केट। मतलब जिस तरह से वॉरेन बफेट ने वर्ल्ड में कमाया पैसा, एक छोटे आदमी से, एक नॉर्मल आदमी थे वो, उन्होंने अपने बचपन से ही, जब ऐसा होता है हमारे देश में क्या होता है कि हम लोग तो बच्चे होते हैं 18 साल तक, लेकिन पता है विदेश में यूएस वगैरह में क्या होता है, वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी ना अपना खुद का बिजनेस चालू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप निकाल देते हैं, इतना लाड प्यार नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है कि बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, माँ बाप तो उसको मतलब बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, चाहे वो 25 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, माँ बाप उसको बच्चा ही मानते हैं कि भैया वो तो बच्चा ही है, उसको खिलाओ कमाओ के खिलाओ। अमेरिका में या बाहर डेवलप कंट्री में ऐसा नहीं है बच्चे। तो उन्होंने छोटी उम्र से ही इन्वेस्ट करना चालू किया, और खैर आज तो नाम ही बहुत बड़ा है उनका।
चलो उस पर बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कंपनी में किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, क्या क्या काम होता है। ठीक है, बात को समझना। ये रही कंपनी जिसका नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैं इंडियन कंपनी की ही बात करूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये इनका रिसेप्शन है। ठीक है, यहाँ एक मैडम बैठी हुई है और ये इनका रिसेप्शन है। ये काउंटर पे है और यहाँ पे ये मैम बैठी हुई है चेयर पे, और इनका ये रिसेप्शन है। क्लियर है यहाँ तक? अब हुआ क्या, मैंने सोचा या आपने सोचा, मैं आपका नाम ले लेता हूं, मैं किसी का एक का नाम ले लेता हूं, मान लो रोहित ले लिया मैंने। ठीक है, तो मैंने सोचा, यानी रोहित ने सोचा कि यार चलो सर ने तो हमको पढ़ाया था शेयर के बारे में, आज मैं 18 साल से ज्यादा का हो चुका हूं, चलो मैं कंपनी के शेयर खरीदने चलता हूं। तो आपने सोचा, आप चले गए कंपनी के पास, आपने सोचा कि मैं 100 शेयर खरीदूंगा 10 के भाव से। ये आपको पता चल गया इंटरनेट से कि शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपए है। तो आपने जेब में 1000 रुपए रखे और आपने सोचा चलो यार मैं 100 शेयर से शुरुआत करता हूँ, एक बार करने की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो आप चले गए, आप रिसेप्शन पे गए, आपने बोला भाई मुझे शेयर दे दो रिलायंस के, मुझे 100 शेयर दे दो। तो ये जो मैडम है ना, आपको शेयर नहीं देगी, किताब देगी पहले एक, ये किताब देगी आपको। और इस किताब का नाम क्या होता है? पोर्टफोलियो। नहीं, पोर्टफोलियो क्लास अलग चीज है, बताऊंगा धीरे धीरे आगे जाके। प्रोस्पेक्टस, ये हो गया प्रोस्पेक्टस। तो बहुत मोटी प्रोस्पेक्टस है। आप इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ोगे तो जानोगे कि रिलायंस कंपनी क्या है, कब से चल रही है, इनके डायरेक्टर की सैलरी क्या है, किसके पास कितनी होल्डिंग है, कब कितना मुनाफा कमाया, कब कौन से मेजर इवेंट हुए, कौन सा छोटा इवेंट हुआ, कब कंपनी को लॉस हुआ, हिस्ट्री से लेकर टिल द डेट आप सब कुछ पढ़ोगे। और उसको पढ़ने के बाद हाँ, बेसिकली कंप्लीट गाइड, जिस तरीके से स्कूल में नहीं होता, जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, स्कूल वाले सुंदर सा एक प्रोस्पेक्टस देते हैं, प्रोस्पेक्टस में अच्छी अच्छी तस्वीर होती है स्कूल की, ये टूर पे ले जाते हैं, विदेश घुमाने ले जाते हैं बच्चों को, उसकी तस्वीर होती है, अच्छे अच्छे इवेंट की, टॉपर्स की, टीचर्स की, सबकी तस्वीर होती है। लेकिन स्कूल में सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है, सब कुछ अच्छा, कि बच्चा बोले नहीं पापा मैं इसी में एडमिशन लूंगा। लेकिन ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, इसके अंदर आपको कुछ चकाचौंध नहीं दिखानी है, जो सच है वही दिखाओ। अगर आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर झूठ दिखाया, गलत दिखाया या कोई गंदी चीज को छुपाया, गंदी चीज का मतलब कभी नुकसान हुआ आपको, कभी आग लग गई, कभी फ्रॉड हुआ, अगर आपने ऐसी चीजों को छुपाया तो कानून आपके ऊपर लागू होगा। कानून बहुत ज्यादा सख्त है कंपनी के ऊपर। क्यों सर इतना कानून सख्त है कंपनी के ऊपर? क्योंकि कंपनी में पैसा किसका लगा है? आम जनता का। आम जनता का मतलब आपका और मेरा और हम जैसे भाई बहनों का पैसा लगा हुआ है। तो अगर किसी कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा है और कंपनी पब्लिक के पैसे को लेके भाग जाए तो सरकार का बीच में आना तय है। क्यों? क्योंकि हम लोग गाली किसको देंगे? सरकार को, कि जी बीजेपी की सरकार में ऐसा हो गया, कांग्रेस की सरकार में ऐसा हो गया, इसकी सरकार में ऐसा हो गया, और नुकसान पब्लिक का है। तो जहां भी आम जनता का रोल होता है ना, वहां सरकार बहुत सख्ताई रखती है। कंपनी चकाचौंध दिखाएगी नहीं, कंपनी दिखाएगी असली चीज। तो आप पढ़ोगे, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार कंपनी तो अच्छी है, और आपने पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया। प्रोस्पेक्टस के लास्ट पेज पे एक पेज होगा, ऐसे डॉट 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 छेद होता है उसमें होगा एप्लीकेशन फॉर्म। क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म में नासा भरोगे आप। नासा मतलब नेम, एन से नेम, ए से एड्रेस, एस से सन ऑफ या डॉटर ऑफ, और ए से आपका एड्रेस और एज। तो यहाँ पे नेम, एड्रेस, एज और सन ऑफ या डॉटर ऑफ लिख दोगे। लिख के आप एप्लीकेशन भर दोगे और एप्लीकेशन भर के मैम के पास चले जाओगे। जैसे स्कूल के प्रोस्पेक्टस के पीछे एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसी तरीके से यहाँ भी एक एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको भर के आप चले जाओगे मैम के पास कि ये लो रिसेप्शन मैम, और आप, मैंने एप्लीकेशन भर दिया, मुझे 100 शेयर दे दो। तो मैम बोलेगी आप अभी 2 रुपए दे दो बस। आप बोलोगे शेयर तो 10 रुपए का है, लेकिन मैम बोलेगी अभी आप एप्लीकेशन दे रहे हो, तो इस सिचुएशन में हम आपसे जो पैसा लेंगे इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त जो पैसा आप कंपनी को पकड़ाओगे, डाउन पेमेंट है ये, या एक तरीके से कह लो पहली किस्त, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। तो आपके पास शेयर कितने थे? बोलो 100, और ये एक शेयर कितने का है? 2 रुपए का। तो आपने 200 रुपए कंपनी को पकड़ा है, अपना 800 रुपए लेके अपने घर आ गए। आगे बात समझ। अब 1 हफ्ता 10 दिन के बाद कंपनी का फोन आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित, आपको शेयर अलॉट कर दिए गए हैं। क्लास सुनो,
पहले आपने अप्लाई किया 100 शेयर के लिए, फिर कंपनी ने आपको 100 शेयर अलॉट कर दिया, मतलब 100 शेयर दे दिया कि ये लो 100 शेयर, और जो अलॉटमेंट की किस्त है वो 3 रुपए की है, उसको आप ऑनलाइन जमा करा दो। तो आप जो है उसको ऑनलाइन जो है वो 3 रुपए जमा करा देते हो। 3 रुपए का मतलब ऐसा नहीं कि कितने भी शेयर खरीद लो और 3 रुपए दे दोगे। 3 रुपए पर शेयर है, तो आपने 100 शेयर खरीदे तो आप 300 रुपए कंपनी को पकड़ा दोगे और आपको शेयर मिल गए। लेकिन सर हम शेयर का करेंगे क्या? हम गोल्ड का करते क्या है? क्या गोल्ड को खाते हैं क्या? नहीं, गोल्ड को रखे रहो, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको बेच दो या उसे गहने की तरह पहन लो। पर शेयर तो एक कागज होता है, अब कागज को थोड़ी दिखाएंगे सर पे लेके, देखो मेरे पास ये कागज है। ये सिर्फ रखे रहते हैं, कल को महंगा होगा तो बेच देंगे। अगर आपको शेयर बेचने को ही ना मिले तो वो कागज रद्दी है, सिर्फ रद्दी, उसे कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा एक कागज को। तो आपने अलॉटमेंट में दे दी, शेयर आपको मिल गए। लेकिन शेयर का एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये टीसी आपको नहीं मिला, या आप इसको एससी बोल दो, शेयर सर्टिफिकेट। तो ये शेयर सर्टिफिकेट जो है वो अभी आपको नहीं मिला, जब आप सारी किस्त की पेमेंट कर दोगे तब मिलेगा, यानी तभी आप शेयर किसी को बेच पाओगे, अदरवाइज आप शेयर किसी को नहीं बेच पाओगे। तो अभी 1 महीने बाद फिर कॉल आया कि भाई अपनी फर्स्ट कॉल दे दो, वो कितने की है? वो भी 3 रुपए की है। फिर 1 महीने बाद कॉल आया अपनी सेकंड एंड फाइनल, दूसरी और आखिरी, वो कितने की है? वो भी 2 रुपए की है। तो टोटल कितने रुपए दे दिया आपने? 10 रुपए। और इस 10 रुपए को बोलते हैं कंपनी की फेस वैल्यू। एक शेयर की जो कीमत होती है हम उसको क्या बोलते हैं? कंपनी की फेस वैल्यू। तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो कितने रुपए है? 10 रुपए। आपने टोटल 10 रुपए दे दिए, लेकिन 10 रुपए आपने इकट्ठा नहीं दिया, आपने उसको किस्तों में दिया है। अब सवाल ये है कि कंपनी क्यों नहीं एक साथ लेती पैसा? मैं बताता हूँ ना, आपको लग रहा होगा सर एक बात बताओ, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगा आपके पूछने से पहले, डोंट वरी, मुझे पता है क्या डाउट आने वाला है। अब आपको लग रहा होगा सर ये 1000 रुपए तो हैं, क्या कंपनी भी चिंदी चोरी कर रही है 1000 के लिए? 200 300 200 300? बेटा ये जिसने 100 शेयर खरीदे ना उसके लिए 1000 है, जिसने 1 लाख शेयर खरीदे होंगे उसके लिए अमाउंट कितना है? 10 लाख है। 1000 छोटा अमाउंट लग रहा था सर इकट्ठा पकड़ा देंगे, लेकिन 10 लाख बड़ा अमाउंट है, कैसे इकट्ठा देंगे? और किसी ने अगर 1 करोड़ शेयर खरीदे तो 10 के हिसाब से 10 करोड़ का अमाउंट बनेगा। इसीलिए कंपनी जो है वो किस्तों में पैसा लेती है, एक साथ पैसा नहीं लेती, 2-3 महीने के अंदर सारा पैसा आ जाता है, थोड़ा किस्तों में, इसलिए ताकि लोग अप्लाई कर सके। इकट्ठा इतनी बड़ी रकम कोई भी कतराता है देने से। तो एक तो बात ये है, तो इस तरीके से कंपनी। बाकी रही बात क्वेश्चन आपका कि सर एक साथ क्यों नहीं लेते, तो ऐसा नहीं है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कहती हैं हम एक साथ ही ले लेंगे पैसे, मतलब सारा पैसा एक साथ ही दो, और उस पैसे को हम लोग पता है नाम क्या देते हैं? उस पैसे को नाम देते हैं, कुछ बच्चे नाम देते हैं सर एप्लीकेशन है 10 रुपए का, और कुछ बच्चे नाम देते हैं उसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो है 10 रुपए का। तो आपकी मर्जी, आप इसे खाली एप्लीकेशन भी लिख सकते हो या फिर आप इसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हो। देखो ये कंपनी की मर्जी है, 2 किस्त रखनी है, 3 किस्त रखनी है, 4 किस्त रखनी है, 5 किस्त रखनी है, कंपनी की मर्जी है। मैंने इस चैप्टर को देखते हुए आइडियली 4 किस्त माना है, और इसके मेजर क्वेश्चन जो है वो 4 किस्त तक ही सीमित है। मान लो कंपनी थर्ड कॉल मंगाती, पता क्या लिखते हम? थर्ड एंड फाइनल कॉल। फिर सेकंड के बाद फाइनल नहीं लिखते हम, क्या लिखते? सेकंड कॉल मनी, फिर लिखते थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी, और फोर्थ होता तो फोर्थ एंड फाइनल। अगर फर्स्ट ही फाइनल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो कंपनी इस तरीके से पैसों में किस्त लेती है। जब आप सारी किस्तों की पेमेंट कर दोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप मालिक को, फिर आप उस शेयर को किसी को भी कभी भी ऑनलाइन बेच सकते हो। ऑनलाइन ना इनका वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे बटन दबाना है सेल का, सेल का बटन दबाओगे वो सेल हो जाएगा, परचेज का बटन दबाओगे परचेज हो जाएगा। मैं कल आपको लाइव भी दिखाऊंगा शेयर मार्केट में किस तरीके से प्राइस का अप डाउन होता है, लाइव ऑनलाइन दिखाऊंगा कि कैसे 1-1 मिनट में आपका पैसा बढ़ जाता है घट जाता है। ये सब मैं कल लाइव दिखाऊंगा आपको, आज तो थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे उसके बाद। अच्छा अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लो क्लास। सर फेस वैल्यू क्या होती है? यार बता तो दिया, एक शेयर की जो कीमत होती है, एक शेयर की जो कीमत है उसको बोलते हैं। सर एक्चुअल वैल्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू। किसका? सर जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू होता है उसी को ना फेस वैल्यू बोलते हाँ, हैं। एक शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको मतलब एक शेयर की कीमत इन्होंने सेट कर दी 10 रुपए, तो ये 10 रुपए फेस वैल्यू है। अब हम कल को ये भी पढ़ेंगे कि ये 10 रुपए 12 में भी इशू हो सकता है, शेयर 15 में भी इशू हो सकता है, तो वो जो होगा वो क्लास प्रीमियम पे इशू होता है, उसको इशूइंग प्राइस बोलते हैं, वो बाद में। अभी आप समझो एक शेयर की जो कीमत है वो फेस वैल्यू है। हाँ सर।
अभिषेक कुमार क्या समझ नहीं आया आपको? टॉपिक तो बताओ, क्या समझ नहीं आया इसमें? सर अगर एप्लीकेशन सर वो सर ग्रीन, हेलो हाँ बोलो। सर वहाँ ग्रीन वाला से जो आप शेयर अलग अलग किए तो वहां से एक्सप्लेन नहीं आया है मेरे को समझ में। क्लास देखो, सीधी सी बात यह है कि कंपनी अपने शेयर का पैसा एक साथ नहीं मंगाती, उसको किस्तों पे मंगाती है। पहली किस्त का नाम है एप्लीकेशन मनी, दूसरी किस्त का नाम है अलॉटमेंट मनी, तीसरी किस्त का नाम है फर्स्ट कॉल मनी, चौथी किस्त का नाम है सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो ये किस्तों में पैसा मंगाती है कंपनी। अगर कंपनी चाहे तो एक किस्त में पैसा मंगा सकती है, दो किस्त में भी, तीन में भी, चार में, पांच में भी। वो क्वेश्चन बता देगा आपको। अगर एक ही किस्त में पैसा मंगाती है तो खाली एप्लीकेशन लिखना, या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिख देना कि आप गए, आपसे पैसा ले लिया, आपको शेयर दे दिया, खत्म बात। अच्छा सर अगर एप्लीकेशन सर देने के बाद सर अलॉटमेंट के लिए सर अलॉटमेंट का सर पैसा नहीं आ पाए तो सर वो पैसे कहाँ जाते हैं पब्लिक के? देखो ये सब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अभी आपने पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। कोई पैसा देगा नहीं, फालतू दे देगा तो क्या होगा। अगर आपने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और कल को आपका मूड नहीं बना, आपने बाकी ये पैसा नहीं दिया, तो कंपनी इस 200 रुपए को जब्त कर लेगी, अपने पास रख लेगी और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ना आपको शेयर मिलेगा, ना आपको ये पैसा वापस मिलेगा। ओके, चलें क्लास, आगे हो गया हो तो यहाँ तक। यस सर। चलो क्लास, ज़्यादा बेसिक पर रहेंगे तो अपना कंटेंट ही कवर नहीं हो पाएगा। अब आते हैं जरा आगे। यहाँ तक मैंने सिखा दिया आपको। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ क्लास, एक एक बच्चा, जितने भी बच्चे यहाँ पे सुन रहे हो मेरी बात, सब अच्छे से समझो। एक एक स्टूडेंट को ये जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए। आपको समझ लो, किसी भी कीमत में कल की क्लास जो भी अटेंड करेगा, देखो आपको पास होना है, मैं कोई हंटर लेके नहीं बैठूंगा। अगर आपको पास होना है तो करना, नहीं तो आपकी मर्जी होगी। वो फिर आपका रिजल्ट जब आएगा ना तो अपने आप को कोसना, ना कि किसी टीचर को। ये जर्नल एंट्री लिखवा रहा हूँ, कुछ लिखवा नहीं रहा, मैं याद भी कराऊंगा आपको। एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, एक एक स्टूडेंट को। क्लास देखो, कितनी किस्त होती है बताओ? 4 किस्त। पहली किस्त का नाम है एप्लीकेशन मनी, मान लो 2 रुपए। अलॉटमेंट का मैंने मान लिया 3 रुपए, फर्स्ट कॉल का मान लिया 3 और फाइनल कॉल का मान लिया 2। इस तरीके से कंपनी 10 रुपए पब्लिक से लेगी और कंपनी मान लेते हैं 1000 शेयर इशू कर रही है टोटल। मैं ऐसा मान लेता हूं कि कंपनी टोटल कितने शेयर इशू कर रही है? 1000 शेयर इशू कर रही है। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2। क्लियर है? अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे एक एक करके। हर किस्त की 2 एंट्री होती है, ध्यान रखना। हर किस्त की कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री। एक पैसा मांगने की और एक पैसा मिलने की। पहली एंट्री होती है पैसा मंगवाने की और दूसरी एंट्री होती है पैसा मिलने की। तो जो पहली एंट्री होती है, पहले क्या होगा? आप कहानी सुनाई थी ना आपको अभी, ये रिसेप्शन वाली कहानी सुनाई थी आपको। तो पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है बताओ क्लास? आप जाके कंपनी को पैसे पकड़ा देते हो। सबसे पहले आप जाके कंपनी को पैसे पकड़ा देते हो, तो कंपनी को पैसे देते हो। अच्छा, ये जर्नल एंट्री किसकी किताबों में कर रहे हो आप? शेयर होल्डर की या कंपनी? कंपनी की। कंपनी की, यानी कि कंपनी। आप खुद को कंपनी मान के चल रहे हो अभी कि मैं कंपनी हूं और मैं कंपनी हूं, ये एंट्री पास कर रहा हूं। तो जो पहली एंट्री होगी वो होगी, सर बैंक बैंक अकाउंट कैश शेयर नहीं लिख एप्लीकेशन। सकते क्या? तो मैं बता दूं, कभी भी कैश नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कभी भी शेयर कैश देकर नहीं खरीदा जाता। मैंने कहानी सुनाई आपको, वहां मैंने कैश का एग्जांपल लिया, लेकिन सच कहूं तो शेयर कभी भी कैश में नहीं खरीदा जाता। शेयर हमेशा आप ऑनलाइन ही खरीद सकते हो। आप ऑनलाइन पेमेंट करके खरीद सकते हो, कभी भी कैश से नहीं खरीद सकते। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और नरेशन भी लिख दोगे आप। बीइंग, जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है, एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। रिसीव। इसके अलावा कोई और कुछ भी लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकते हैं। तो जी पहले तो पैसा आ गया, एक एक एंट्री समझो, यही याद करा दूंगा, यकीन मानो यही याद हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जी एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया। क्लियर है? अभी जैसे क्लास सबका एप्लीकेशन का पैसा आ गया है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन के पैसे को, ये नहीं कि आज पैसा आया और खर्च कर दिया आपने, ऐसा नहीं है। सबका पैसा हम इकट्ठा करेंगे, सबका जो पैसा है वो हम इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद एक दिन उस पैसे को क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है क्लास, शेयर 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो हम इक्विटी शेयर लिख सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, तो पहली एंट्री है क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री जो होगी इसके अंदर हम क्या करेंगे? इस सारे पैसे को अपनी कैपिटल मान लेंगे
तो हाँ अगली शेयर एंट्री होगी शेयर शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट टू डेबिट शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लास अगर वो शेयर इक्विटी है तो आप नाम के आगे यहाँ पे इक्विटी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कि आपने एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दो एंट्री होगी एप्लीकेशन की, ये जो दो एंट्री आपने की ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। सबसे पहली एंट्री क्या है बताओ? पैसा मिलने की, और दूसरी एंट्री उस पैसे को अपनी पूंजी मान लेने की, कि जी हाँ अब हमारी कंपनी का पैसा है, अब हम इस पैसों से बिल्डिंग खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, स्टॉक खरीदेंगे और धीरे धीरे अपना काम को चालू करेंगे। ये दो एंट्री। तो पहले क्या हुआ? पैसा मिला, फिर इस पैसे को हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया अपनी कैपिटल में। अब सुनना, अब क्या होगा? अब सुनना आगे क्या होना है। अब एप्लीकेशन का तो पैसा मिल गया, अब कंपनी अलॉटमेंट के लिए फोन करेगी, कंपनी फोन करेगी मतलब मंगवाएगी, तो एंट्री पास होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। अब आप बोलोगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये एंट्री होती है एप्लीकेशन टू कैपिटल, ये पूंजी को अपना मान लेने की एंट्री होती है, तो ये भी अलॉटमेंट का पैसा अपना मान लेने की एंट्री है। बिल्कुल सर बोलो। हेलो सर ये जो बीच में अभी मतलब साथ में बोल रहे सर, उनको बोलो ना शांत रहे, अंदर मतलब माइक बंद करके बोलो सर, समझ नहीं आता फिर। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं खुद ही ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे पहली एंट्री है यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, पैसा मिलने की एंट्री, और अगली एंट्री जो है वो है एप्लीकेशन टू कैपिटल, पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री, अपना मान लिया आपने पैसा। अगली एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कहने का मतलब क्या है कि देखो आप बात को समझना, मान लो मैं कंपनी हूं, मान लो यहाँ पे मैं कंपनी हूं, मुझे लोग एप्लीकेशन का पैसा दे चुके हैं, तो मुझे भरोसा है कि यार इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा तो मुझे दे ही दिया, अलॉटमेंट का भी दे ही देंगे। यार सीधी सी बात है, जो इंसान एप्लीकेशन का पैसा दे चुका है तो वो जो है अलॉटमेंट का पैसा जो है वो भी दे ही देंगे किसी तरीके से। सीधी सी बात है, जिन्होंने बयाना दे दिया आगे भी देंगे। तो इसलिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि अलॉटमेंट का सारा पैसा आएगा, ऐसा मान के अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल मैंने करा दिया। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कुछ दिन के बाद, यानी कुल मिला के अलॉटमेंट ड्यू हो गया। ड्यू का मतलब ये होता है क्लास कि अलॉटमेंट का पैसा आपने मंगवा लिया। अब कुछ दिन बाद पैसा आ जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। तो ये दो एंट्री अलॉटमेंट की है, पहली एंट्री पैसा मांगने की और दूसरी एंट्री पैसा मिलने की। सर एप्लीकेशन की भी यही दो एंट्री थी, बिल्कुल एप्लीकेशन की भी यही दो एंट्री थी। पहली एंट्री जो थी एप्लीकेशन की, पैसा मिलने की और दूसरी ट्रांसफर करने की। अलॉटमेंट में लेकिन उल्टा है, बात को समझना। एप्लीकेशन में आपको एडवांस पहले मिल गया, ट्रांसफर आपने बाद में किया, लेकिन अलॉटमेंट में क्या हुआ? पहले आपने अपना पैसा मान लिया, उसको ये भरोसा रख के कि जिसने एप्लीकेशन दिया है वो अलॉटमेंट तो देगा ही, और उसके बाद इस पैसे को ट्रांसफर किया। अभी तक तो मैं कहानी ही सुना रहा था वो कंपनी की, अब यहाँ से काम की बात चालू हो रही है। पैसा मिला बैंक टू एप्लीकेशन, तो जब भी पैसा मिलेगा यही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिसका नाम जो किस्त है, लाइक बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू फाइनल कॉल। तो ये जब भी पैसा मिलेगा आप वही एंट्री पास करोगे। लेकिन अलॉटमेंट में पैसा आपको बाद में मिलता है, मंगवाते पहले हो। जैसे स्कूल का एडमिशन होता है, तो स्कूल के एडमिशन में क्या होता है
कि आप पहले पैसे देके एडमिशन कराते हो, लेकिन फिर अगले क्वार्टर की अगले महीने की फीस जो है वो मांगी जाती है आपसे, तब जाके आप देते हो। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होता, शुरू में एडमिशन लेते वक्त ही नहीं कह सकते कि हम आपको बाद में दे देंगे, पहले तो पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। अब फर्स्ट कॉल का पैसा है, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की एंट्री में जरा कंपैरिजन करो फटाफट, बिल्कुल सेम नजर आएगा आपको, बिल्कुल सेम। बस नाम अलग है। अलॉटमेंट की एंट्री में लिखा है अलॉटमेंट टू कैपिटल, अलॉटमेंट की एंट्री में लिखा है अलॉटमेंट टू कैपिटल, और फर्स्ट कॉल की एंट्री में लिखा है फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। अलॉटमेंट का पैसा मिला तो बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो बैंक टू फर्स्ट कॉल। मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी किस्तों की एंट्री सेम होगी, अलॉटमेंट टू कैपिटल बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल बैंक टू फर्स्ट कॉल। और अगली एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। जिनको एंट्री नहीं याद हो ना, उनको आगे कुछ समझ नहीं आएगा, ध्यान रखना। वो भी अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से, ऐसा नहीं कि हकला हकला के बोल रहे हो और अब आप अच्छे से याद नहीं है ऊपर नीचे, ऐसा नहीं, परफेक्ट तरीके से मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे याद करना है आपने। और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन भी सेम होगी, बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हो गई सारी एंट्री। तो आप देखो बिल्कुल सेम है, आप एंट्री अगर देखोगे ना तो बिल्कुल सेम है, बस एप्लीकेशन में पैसा पहले मिला, ट्रांसफर बाद में हुआ। अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर फिर पैसा मिला, फिर फर्स्ट कॉल ट्रांसफर फिर पैसा मिला, सेकंड कॉल ट्रांसफर फिर पैसे मिले। ये हो गए 8 के 8 एंट्री बेसिक्स, जिन 8 एंट्री को आपको अच्छी तरीके से, एकदम बहुत अच्छी तरीके से इन 8 के 8 एंट्रीज को आप सब लोगों को लर्न करना है। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो क्लास, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अगर किसी को डाउट है क्लास यहाँ पे पूछ सकते हो आप। कोई डाउट है क्लास किसी को? नो सर। ये एंट्री हर कोई याद कर लोगे ना? सर देखो दिस इज अगर वेरी इसमें से कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर नहीं देता है ना, वो आगे का टॉपिक है, वो आगे मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, डोंट वरी। शेयर फॉरफिट होगा, री इशू भी होगा, सब कुछ हम सिखाएंगे आपको, डोंट वरी। पूरा चैप्टर चलेगा एंड तक जो भी है। अभी एंट्रीज सब लोग याद कर लोगे ना सब लोग नेक्स्ट क्लास तक किसी भी कीमत पे? देखो गारंटी है पास होने की, गारंटी। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, एक भी क्लास मिस नहीं करी, डेली अच्छे से इसको लर्न कर लिया। जिनको इंटरनेट में प्रॉब्लम है अपना इंटरनेट इंप्रूव करो, वाईफाई लगवाओ, कुछ भी करो, बट इसको एंट्री को अच्छे से याद कर लेना। अब आगे का टॉपिक देखो अभी। चलो अब ये सब आप याद करके आओगे उम्मीद है, और मैं आप लोगों के पीछे पीछे भागूंगा नहीं उसको कि याद क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, ये सब काम नहीं है मेरा। मेरा काम है आपको पढ़ाना बस अच्छे से। अब याद नहीं करोगे तो ये आपकी हेडक है, और इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको पता नहीं कि याद नहीं करोगे तो क्या होगा। चलो अब हम आगे आते हैं, अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कल से हम लोग क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे, कल से हम लोग क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे।
आज तो बस बेसिक चीजें ही पढ़ लेते हैं। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ये सब मैं इसीलिए सिखा रहा हूं ना आपको, ताकि जब क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको पूरा समझ में आए। कोई ऐसा ना लगे कि यार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आए, ठीक है। चलो अब देखते हैं जरा इसके बाद क्या है यहाँ पे, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो किसी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब है क्या। देखो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी पब्लिक से पैसा लेती क्यों है जी, बिजनेस करने के लिए लेती है। तो वो एक बार ले लेना, खत्म बात। अगर कल को आपको कोई बिजनेस करना हो, अपने पापा से पैसे लोगे तो यार एक ही बार तो लोगे ना, ये थोड़ी ना है कि आप बार बार पैसे मांगोगे फिर अगले साल पैसे, फिर घर वाले बोलेंगे अरे भाई तुम बिजनेस क्या कर रहे हो, हर साल तुमको पैसा चाहिए। तो सरकार ने भी, लॉ ने भी कंपनी से कह रखा है कि आप लाइफ टाइम में पब्लिक से इतना ही पैसा ले सकते हो। आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में पब्लिक से सिर्फ इतना पैसा ले सकते हो, और उस पैसों की लिमिट को बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। मान लो आपने किसी कंपनी से कह दिया कि आप 1 लाख शेयर ले सकते हो 100 के हिसाब से, तो जो 1 लाख शेयर है इसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर। 100 रुपए है फेस वैल्यू, और ये जो अमाउंट 1 करोड़ रुपए आएगा इसको बोलेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। लाइफ टाइम में आप पब्लिक से जितना पैसा लेते हो इस कैपिटल को बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो लाइफ टाइम में आप 1 लाख शेयर ले सकते हो, 1 लाख शेयर, और इस 1 लाख शेयर की कीमत 10 के भाव से लगाएं, सॉरी 100 के भाव से। मैंने मान लिया शेयर 100 रुपए का है, तो ये जो 1 करोड़ रुपए आया इसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्लियर है यहां तक। कंपनी ने बोला ठीक है चलो यार 1 लाख शेयर है, तो कंपनी इस साल जितना इशू करेगी, कंपनी इस साल जितना इशू करेगी उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। कि कंपनी ने इस साल कितने शेयर इशू किए उसको बोलते हैं हम लोग इशूड शेयर कैपिटल, कि इस साल कंपनी ने कितने शेयर इशू किए। मान लो इस 1 लाख में से इस साल कंपनी ने सिर्फ 50,000, यार सारा पैसा थोड़ी इसी साल इशू कर देंगे, 50,000 शेयर इशू किया 100 के भाव से, तो यह आ गया आपका 50 लाख। तो जब रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल, और जब नंबर में होता है तो वो नंबर ही कहलाता है। लाइक 50,000 शेयर आपने इशू किया, 10 का 100 का 1 के हिसाब से जो अमाउंट बनेगा वो बन जाएगा आपका 50 लाख रुपए। क्लियर है यहां तक, उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। तीसरा पॉइंट जो है क्लास वो है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्लास सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि कितने लोगों ने शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया है। सब्सक्राइब का मतलब क्या है, ये सब गिवन होगा क्लास, ये सब क्वेश्चन में दिया रहता है, और धीरे धीरे अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट सीखेंगे तब बताऊंगा ये सब कैसे। अभी तो आपको ना इनका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि कल को क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन पूरा समझ आना चाहिए। समझ आएगा तभी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, समझ ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा फिर आपको। ऑथराइज मतलब लाइफ टाइम में कितना पैसा पब्लिक से ले सकते हो। इशूड मतलब आपने इस साल कितना पैसा लिया है, ठीक है, मतलब इस साल कितना इशू किया। सब्सक्राइब का मतलब पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया। सब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि आपने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया है। अगर हमने 50,000 शेयर के लिए इशू किया है और 50,000 शेयर ही अप्लाई करें, वैसे तो ये कोइंसिडेंस होगा कि 50,000 शेयर आपने इशू किया और 50,000 शेयर ही पब्लिक ने अप्लाई भी किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल।
और जब 50,000 पूरे आ गए तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग फुल्ली पेड अप, इसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ठीक है, यानी कि सारा का सारा पैसा आ गया। ठीक है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एप्लीकेशन 60,000 की आ जाए। एक स्कूल में 100 सीटें होती हैं 12th 11th के लिए, लेकिन जरूरी है कि 100 ही बच्चे एडमिशन लेने के लिए आए? क्या पता एडमिशन लेने के लिए 90 बच्चे आ जाएं, क्या पता 100 ही आ जाएं, क्या पता 120 आ जाएं, तो हमें 20 को मना करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर, अगर 40,000 की एप्लीकेशन आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन। वेरी गुड। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, कितने शेयर की एप्लीकेशन आई है। अगर एप्लीकेशन उतने की ही आई है तो फुल्ली सब्सक्राइब, ज्यादा की आई तो ओवर, कम की आई तो अंडर। क्लियर है यहां तक? तो सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन कितने की आई। फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितना पैसा पब्लिक से मंगवाया गया है। ध्यान रखना, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितना पैसा पब्लिक से मांगा है। मान लो आपने 50,000 शेयर इशू किया है, लेकिन आपका शेयर 100 का है, आपने 80 मांगा अभी बस। मान लेते हैं फाइनल कॉल थी 20 रुपए की, वो आपने मांगा नहीं पब्लिक से, आपने सिर्फ 80 रुपए मांगा है। तो ये जो 80 रुपए है ना, ये जो 80 रुपए है, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप, कितना पैसा मंगवाया गया है। और ये जो आएगा 40 लाख रुपए का अमाउंट, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहने का मतलब क्या है, कितना पैसा मंगवा लिया। आप तो वैसे पब्लिक से पूरा का पूरा 100 रुपए मांग सकते हो, लेकिन अभी आपने 80 रुपए मंगवाया, 20 रुपए बाद में जब मंगवाओगे जरूरत पड़ेगी तब, तो आपने अभी 80 मंगवाया तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। लास्ट है पेड अप शेयर कैपिटल, कि कितना पैसा पब्लिक ने पेड कर दिया। मान लो 50,000 शेयर पे अभी पब्लिक ने सिर्फ 60 रुपए ही पे किया है, तो ये जो 30 लाख रुपए आएगी इसको पेड अप शेयर कैपिटल बोलेंगे, और इस 60 रुपए को बोलते हैं पेड अप वैल्यू। इस 60 रुपए को क्या बोलेंगे हम लोग? पेड अप वैल्यू। तो ये 5 चीजें पता होनी चाहिए। जैसे सर ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, कितने शेयर कंपनी लाइफ टाइम में पब्लिक को इशू कर सकती है। ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड, कितने शेयर इस साल इशू किया। सब्सक्राइब, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया। हमने बोला हमारी कंपनी आपको ऑफर करेगी इतने शेयर्स, अब लोग अप्लाई करेंगे, लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई ज्यादा ने कर दिया ओवर सब्सक्रिप्शन, अप्लाई कम ने कर दिया अंडर, अप्लाई बराबर ने किया तो उसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। और कॉल्ड अप, कितना पैसा मंगवाया गया, मांगा कितना पैसा है, 80 रुपए मांगा है अभी, और लोगों ने अभी तक 60 दिया, 20 रुपए दिया नहीं है, दे देंगे बाद में, कोई इशू नहीं है, अभी तक दिया नहीं लेकिन। और जब भी तुम पैसा देना बंद कर दोगे ना, जब भी तुम पैसे देना बंद कर दोगे, कंपनी आपको वार्निंग देगी, और वार्निंग देके आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी, यानी कि आपको मिलेगा कुछ नहीं और आपके पैसे भी जब्त हो जाएंगे। तो ये पूरा क्लास, यहां तक किसी कोई डाउट है बताओ। चलो यहां तक क्लास सबको क्लियर है ना? सर अप्लाई बराबर करेगी तो फुली सब्सक्राइब ना? हाँ हाँ, फुली सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नॉट फुली पेड, वही है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया है। किसी का शेयर किसी का शेयर मान लो 100 रुपए का है, उसने 80 दिया है, इसका मतलब नॉट फुल्ली पेड अप, वो सेम चीज है। चलें क्लास, आगे हो गया हो यहां तक। तो पेड अप मतलब कितना पैसा पब्लिक ने पे किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो यहाँ पे आप समझ जाओगे। मान लो 3 और 5 और 2, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है। कंपनी ने आपसे कुल 8 मंगवाया है अभी, या 10 मंगवाया मान लो, लेकिन आपने सिर्फ 8 ही दिया है। अभी ये फाइनल कॉल आपने पे नहीं किया, जो फर्स्ट और फाइनल कॉल है वो कंपनी को दिया नहीं है अभी आपने,
तो इसका मतलब वो पेड अप जो है वो 8 है। मंगवाया तो पूरा 10 ही है, लेकिन आपने पेड अभी 8 किया है। क्लास क्लियर हो गया? चलो, वैसे शेयर दो टाइप के होते हैं, बता दूं आपको, एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस। इक्विटी अभी हम लोग ना 5 से शुरू करेंगे, अपने जो क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे ना वो 5। कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा कंपनी ने मांगा है आपसे, 100 में से कितना मांगा। पेड अप मतलब कितना आपने पे कर दिया। अब एक दो क्वेश्चन बना के देख लेते हैं अच्छे से, और इन क्वेश्चन को आप भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो, एंट्रीज तो आपको याद, देखो एंट्री कैसे याद होनी चाहिए, देखो जैसे मुझे याद है वैसे याद होना चाहिए आपको। एंट्री देखो ऐसे याद होना चाहिए, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल, खत्म। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, 30 सेकंड्स के अंदर सारी एंट्री लर्न। तो चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, तो मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, हम क्वेश्चन करना चालू करते हैं। क्वेश्चन आज से ही शुरू कर देते हैं, ताकि आपको ना थोड़ा समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन करते करते भी एंट्री आपको याद हो ही जाएगा। फॉर्मेट आप लोग बनाना, अगर मैं फॉर्मेट यहाँ नहीं बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप ना बनाओ। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन चेक करते हैं 5। मनी प्लस कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं? 2.5 लाख शेयर। जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं वो सारे ध्यान रखो, आप क्वेश्चनों को पढ़ते नहीं हो, आप सिर्फ आंसर को नोट करने में आपका पूरा फोकस रहता है। कोशिश करो कि क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ो, किताब से अंडरलाइनिंग करो, इसका प्रिंट आउट निकाल के अंडरलाइनिंग करना इस पे। क्लास प्लस कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 2.5 लाख इक्विटी शेयर। एक की कितनी कीमत है? 10। किसको इशू किया? पब्लिक को। ऑल दी अमाउंट हैव बीन रिसीव इन लमसम। क्लास, लमसम का मतलब होता है पूरा, सारा, एक बार टोटल, में ना सर? एक ही बार में पूरा ले लिया। पास द एंट्री, खत्म बात। तो देखो कितना सिंपल है, सुनो कैसे करना है। क्वेश्चन 5, एप्लीकेशन मनी। क्लास, जो एप्लीकेशन मनी है वो कितने की है? 10 रुपए की। और कितने शेयर हैं? 2.5 लाख, ठीक है। और यही है बस। पहली एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर हैं आपके पास? 2.5 लाख। एक की कितनी कीमत है? 10। 25 लाख, 25 लाख। अगले एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 25 लाख, 25 लाख। खत्म है क्लास, क्वेश्चन ये आ गया सबको? कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। अगर कोई बच्चा इसको बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख देता है यहाँ पे तो भी ठीक है, यहाँ पे एंड अलॉटमेंट लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली एप्लीकेशन से भी एंट्री पास हो सकती है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से भी एंट्री पास हो सकती है। कोई डाउट किसी को है तो क्लास बता दो फटाफट यहाँ तक, फिर हम आगे चलते हैं। क्लास क्लियर है यहाँ तक? सबको आ गया ना समझ? सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए बैंक। सर बैंक वाला फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कितने शेयर इशू किए हैं आपने, मुझे बताओ? 2.5 लाख, और एक शेयर की कीमत है 10, तो कितना अमाउंट आएगा? 25 लाख। एंट्री तो आपको याद करनी है ना, वही बैंक टू एप्लीकेशन, मतलब बैंक में पैसा आ गया, फिर इस पैसे को आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। क्या इशू है इसमें? मतलब डाउट आ कहाँ रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? आगे क्लास सुनो, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, मैं आपको समझा दूंगा, आप खुद बनाओगे, और अच्छी सी राइटिंग में जर्नल का फॉर्मेट बना के, नरेशन लिख के 5 से लेकर 9 तक सारे क्वेश्चन आप सब लोग मुझे भेजोगे, ठीक है। एक से एक करके क्वेश्चन ग्रुप में आज शाम तक जो है भेजना है आपको, ताकि कल हम आगे कंटिन्यू कर सकें।
अब मैं सारे क्वेश्चन समझा दे रहा हूं आपको और आपको अपने आप करना है, आंसर सबको ही भेज देना। ऑथराइज कैपिटल कितनी है? अब एक बात यहां ध्यान से सुनना आप लोग, ये क्या है? रुपीज। ऊपर था नंबर ऑफ शेयर 2.5 लाख रुपए, लेकिन नीचे क्या है? 16 लाख रुपए ऑथराइज कैपिटल है। किसकी? भरत लिमिटेड की। तो भरत लिमिटेड की कैपिटल कितनी है? 16 लाख। जो 1,60,000 शेयर है 10 का 1। तो ध्यान रखना, लाइफ टाइम में कंपनी कितने पैसे ले सकती है? 16 लाख रुपए। लाइफ टाइम में कंपनी 16 लाख रुपए ले सकती है। 1,60,000 शेयर है 10 का 1। आउट ऑफ दीज 80,000 शेयर्स और इश्यू टू पार। क्लास ये पार का मतलब मैं आप कल समझाऊंगा, अभी के लिए मैं इतना समझा देता हूं। जितने का शेयर है उतने का ही इशू किया है, इसका मतलब पार। 10 का शेयर 10 में इशू कर दिया, मतलब पार। तो 80,000 शेयर कंपनी इशू करती है पब्लिक के लिए, और सारा नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू जो वो कहाँ पे आ गया? एप्लीकेशन में। तो एंट्री होगी बैंक टू एप्लीकेशन। 80,000 से एंट्री होगी, ध्यान रखना 80,000 से करोगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये तो लाइफ टाइम में इशू कर सकते हैं कंपनी। तो 80,000 × 10 8 लाख और 8 लाख। बैंक टू एप्लीकेशन 8 लाख 8 लाख, एप्लीकेशन टू कैपिटल 8 लाख 8 लाख। इस तरीके से एंट्री पास हो जाएगी। कर लो भैया एक एक बार फिर से बता दो क्या बताना है फिर से? सर, यही क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि 16 लाख रुपए कंपनी लाइफ टाइम में इशू करेगी 1,60,000 शेयर 10 का 1, जिसमें से 80,000 शेयर जो है इस साल इशू किया है, और सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया। तो आप एंट्री पास करोगे 80,000 से। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल 8 लाख 8 लाख। 80,000 शेयर है 10 का 1 है। अब बताओ। ओके भैया। 7th क्वेश्चन, हेमा लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000 शेयर्स। एक की कितनी कीमत है? 100। एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, 20 रुपए फर्स्ट कॉल। सब बच्चे कैलकुलेट करके बताओ फाइनल कॉल पे कितने रुपए बचेगा बैलेंस? 20 30 30 रुपए सर। 50 20 70, और टोटल शेयर कितने का है? 100 रुपए का। 30। तो 30 आएगा। 30 रुपीज फाइनल। सारे शेयर अप्लाई हो गए, सारे अलॉट हो गए, सारा पैसा टाइम पे मिल गया, एंट्री पास करनी है। बोलो कितनी एंट्री पास होगी इसमें? 8 एंट्री। पहली एंट्री 20 रुपए से, दूसरी एंट्री 30 रुपए से, नहीं पहली दूसरी 20 रुपए से, तीसरी चौथी 30 रुपए से, पांचवी छठी 20 रुपए से, और सातवीं आठवीं जो एंट्री वो 30 रुपए से। और कितने शेयर हैं बताओ जरा? 10,000। तो आप एंट्री पास कर लोगे ना क्लास सब लोग? यस सर। यस। इसी तरीके से क्लास 8 क्वेश्चन है वो भी बना लेना, सेम टू सेम ऐसा ही है। अब आते हैं, देखो ये कैश बुक मत बनाना, ये सिखाया नहीं है, मैं सिखाऊंगा तब बात करेंगे। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में 2 तरह के शेयर हैं, एक है इक्विटी और दूसरा है प्रेफरेंस। 2 तरह के शेयर हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी जो शेयर है ना, उसके नाम के आगे इक्विटी शेयर कैपिटल लगा देना। प्रेफरेंस के नाम के आगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगा देना। प्रेफरेंस के आगे ना एक परसेंटेज लगा होता है हमेशा, क्योंकि इनको ना फिक्स मिलता है, फिक्स इनका फिक्स रहता है कि आपको इतना ही मिलेगा। तो वो प्रेफरेंस होते हैं, और इक्विटी वालों को ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। असली मालिक इक्विटी वाले रहते हैं। खैर वो डिफरेंस हम बाद में बात करेंगे। अभी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए, 7,500 इक्विटी शेयर है कंपनी के पास, और 2,500 प्रेफरेंस शेयर है। इक्विटी भी 100 का 1 है और प्रेफरेंस 100 का 1। क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से सब लोग, 2 बार पढ़ना भले ही। अब सुनो अच्छे से, 1000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर रही है और 500 प्रेफरेंस शेयर। 9% का कुछ नहीं करना, 9% का कुछ नहीं करना। तो इक्विटी शेयर भी 100 का 1 है, और प्रेफरेंस शेयर भी जो है वो 100 का 1 है। ठीक है, 1000 इक्विटी शेयर और 500 प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करती है। इक्विटी शेयर की किस्त क्या है? एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 40। तो टोटल कितना हो गया बताओ? 40 और 10 कितना हो गया? 50। तो बचे कितने? 50। तो उसे बराबर बराबर ऐसा लिखा है, 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच। और प्रेफरेंस शेयर के लिए इन्होंने बोला एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25, और जो फर्स्ट कॉल है वो 50। तो इसकी 8 एंट्री बनेंगी और इसकी 6 एंट्री। बना लो ये क्लास, सब एंट्री के नाम के आगे बना लेना। यहाँ पे लिख देना इक्विटी शेयर कैपिटल, और वहां पे लिख देना प्रेफरेंस। मतलब पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बस यहाँ पे हर एंट्री के नाम के आगे प्रेफरेंस लग जाएगा शेयर कैपिटल से, यहाँ पे उससे पहले इक्विटी लग जाएगा। क्लास ये सारे क्वेश्चन क्लास बना लोगे ना आप लोग? ये काम कल कराना था लेकिन आज ही करा दिया, कल आप लोग नहीं बना पाओगे तो मैं डिस्कस कर लूँगा। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ के जरूर आना यहाँ तक।